नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरजे ग्लोबल स्टडी में। दोस्तों आइए आज समझते हैं वर्ग दसम के सब्जेक्ट बायोलॉजी का चैप्टर दूसरा रेस्पिरेशन यानी श्वसन का टोटल ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में। जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? दोस्तों पहला ऑप्शन है जनन, दूसरा है नियंत्रण, तीसरा है उत्सर्जन, चौथा है शोषण। दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन श्वसन क्रिया द्वारा होता है। श्वसन श्वसन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें भोजन विशेषकर यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा हमारे शरीर की सभी जीवन क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है, इसलिए ऊर्जा का उत्पादन श्वसन क्रिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? दोस्तों याद, तो वह दहन होता है, ऑक्सीकरण होता है, परिवर्तन होता है, समन्वय होता है। दोस्तों याद रखिएगा, पचे हुए भोज्य पदार्थों का ऊर्जा उत्पादन में ऑक्सीकरण होता है, याद रखिएगा। श्वसन के दौरान भोजन अणुओं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से टूटते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा बनाती है। समस्त जीव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वभौमिक वाहक का क्या नाम है? दोस्तों पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, डीएनए, एटीपी। दोस्तों याद रखिएगा, जीव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वभौमिक वाहक का नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन घ। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऊर्जा की मुद्रा यानी ऊर्जा का घर कहा जाता है। श्वसन के दौरान बनने वाली ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है और आवश्यकता पड़ने पर कोशिका इसी एटीपी से ऊर्जा प्राप्त करती है। निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, जल और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ऑक्सीजन एवं जल। दोस्तों याद रखिएगा, मानव श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो वह क्या करेगा? CO2 बाहर निकालेगा यानी CO2 उत्पाद करेगा। तो CO2, जल और ऊर्जा। दोस्तों ऑप्शन ग, CO2, जल और ऊर्जा। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रिया के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है? दोस्तों याद रखिएगा, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो क्या पूछता है? कार्बन। तो कार्बन में कितने अणु है? दोस्तों याद रखिएगा, कार्बन में 3, 6, 5, 4। दोस्तों याद रखिएगा, कार्बन में 6 अणु होते हैं। कार्बन में 6 अणु होते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक C6H12O6 है। इसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। इस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरुवेट का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, किण्वन संकलन यानी ग्लाइकोलाइसिस। दोस्तों एक अणु से 2 अणु पाइरुवेट का निर्माण ग्लाइकोसिस द्वारा होता है, याद रखिएगा। श्वसन की प्रथम अवस्था ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। इसमें कोशिका द्रव में एक ग्लूकोज अणु टूटकर 2 पाइरुवेट अणु में बदल जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट से एथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों याद रखिएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति लिखा हुआ है, उपस्थिति नहीं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो विखंडन होगा, दहन होगा, संश्लेषण होगा, किण्वन होगा। दहन तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन का दहन होना असंभव है। दहन को भी ऑक्सीजन चाहिए, दहन को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो दोस्तों किण्वन, किण्वन याद रखिएगा, दही जो दूध से दही जो बनता है उसमें किण्वन अभिक्रिया ही कार्य करता है। तो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन अभिक्रिया से एथेनॉल CO2 बनाने की क्रिया कहलाती है। किण्वन ऑक्सीजन के अभाव में ईस्ट पाइरुवेट को एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। निम्नलिखित में किसमें किण्वन क्रिया होती है? दोस्तों पेशी कोशिकाओं में, ईस्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सभी जीवों। दोस्तों अभी आप लोगों को पीछे जस्ट में बताया हूँ 7 नंबर क्वेश्चन में कि ईस्ट में किण्वन क्रिया होता है। ईस्ट में किण्वन की प्रक्रिया मुख्य रूप से ईस्ट में होता है। इस कारण ईस्ट का उपयोग ब्रेड, शराब तथा अन्य किण्वित खाद्य पदार्थों में किया जाता है। बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन या तकलीफ क्यों होती है? एथेनॉल के संचयन से, CO2 के संचयन से, ऊर्जा की कमी से, अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से। दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक दौड़ते हैं तो आपको याद रखिएगा मांसपेशी अधिकतर ऐंठन महसूस होता है। क्यों? तो दोस्तों याद रखिएगा, अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से। अधिक दौड़ने या कठिन व्यायाम के समय मांसपेशियों को
पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तब अवायवीय शोषण होता है और लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। इसके जमा होने से मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन होने लगता है। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है दोस्तों, याद रखिएगा, कोशिका द्रव में, पेशी कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ईस्ट में। कोशिका द्रव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है क्योंकि यह अवायवीय शोषण में होता है। पेशी कोशिका में भी ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती। ईस्ट किण्वन क्रिया में बनते हैं, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति का कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में यह वायवीय शोषण है, इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर ऑफ द सेल कहा जाता है। ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधे में किन अंगों द्वारा प्रवेश करता है दोस्तों, याद रखिएगा, वातावरण से ऑक्सीजन पेड़ पौधों को किस अंग द्वारा प्रवेश करता है, तो रंध्र द्वारा, वात रंध्र द्वारा, अंतर कोशिका स्थलों द्वारा, इनमें सभी। दोस्तों याद रखिएगा, ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से ऑक्सीजन इन सभी अंगों द्वारा पेड़ पौधे लेते हैं, ग्रहण करते हैं। पौधों में शोषण किस भाग में होता है दोस्तों, जड़ में, तना में, पत्तियों में, प्रत्येक भाग। दोस्तों मैंने आप लोगों को 11 नंबर क्वेश्चन में बताया है, पौधा जो होता है वह शोषण प्रत्येक अंगों से करता है, चाहे पत्ती हो, चाहे तना हो, चाहे जड़ हो, प्रत्येक भाग में। शोषण पौधों की प्रत्येक जीवित कोशिका में होता है, इसलिए जड़, तना, पत्ती, फूल और फल सभी जीवित भागों में शोषण होता है। जंतुओं की अपेक्षा पौधों में शोषण की गति धीमी होती है, तीव्र होती है, कभी धीमी कभी तीव्र, इनमें कोई नहीं। धीमी गति में शोषण करते हैं, याद रखिएगा, धीमी। पौधे स्थिर होते हैं तथा उन्हें जंतुओं की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए पौधे में शोषण की गति धीमी होती है। तिलचट्टा और टिड्डा में शोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है दोस्तों, मैंने आपको ये डीप नॉलेज बताया हुआ है। ट्रेकिया द्वारा होता है, गिल्स द्वारा होता है, फेफड़ा द्वारा होता है, कोशिका झिल्ली द्वारा होता है। दोस्तों आपको पता ही है कि गिल्स मछली के लिए होता है, फेफड़ा मानव के लिए होता है, लेकिन ये ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया द्वारा तिलचट्टा और टिड्डा शोषण करता है। ट्रेकिया द्वारा टिड्डा और तिलचट्टा जैसे चीज़ों में शोषण ट्रेकियल तंत्र द्वारा होता है। वायु स्पाइरिकल यानी श्वास रंध्र से होकर ट्रेकिया में प्रवेश करता है। किस जंतु में शोषण गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच होता है, रक्त और जल के बीच, याद रखिएगा। अमीबा में, पैरामीशियम में, मछली में, इनमें सभी रक्त और जल के बीच। तो दोस्तों याद रखिएगा, मछली यानी गिल्स में होता है। मछली में शोषण गलफड़ों द्वारा होता है। गलफड़ों में जल और रक्त के बीच विसरण से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। निम्नलिखित में से किस जंतु में शोषण फेफड़ों द्वारा होता है, फेफड़ों, याद रखिएगा, झींगा, सीप, कछुआ, इनमें नहीं, फेफड़ा द्वारा, यानी जिससे मानव शोषण करता है उस अंग के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जीव शोषण करता है दोस्तों, याद रखिएगा, वह है कछुआ। कछुआ एक सरीसृप है और सरीसृपों में शोषण फेफड़ों द्वारा होता है। मनुष्य में नासिका व्यास का छोटा अग्रभाग जिसमें वायु नासिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है, घ्राण क्षेत्र, प्रस्वान या प्रकोष्ठ, शोषण क्षेत्र, नासिका पट्टिका। दोस्तों क्या कहता है, नासिका व्यास का छोटा अग्रभाग जिसमें वायु नासिका छिद्र खुलता है वह क्या कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा, प्रस्वान और प्रकोष्ठ कहलाता है। नासिका का आगे का छोटा भाग जहाँ बाहरी नासा छिद्र खुलते हैं प्रस्वान कहलाता है। इसमें छोटे छोटे बाल धूल के कणों को रोकती है। निम्नलिखित में कौन सीधे वायु कोश में खुलती है, श्वास नली, श्वसनी, श्वास नसिका, वायु कोशिका या वाहनिया। श्वसनिक जो होता है वह सीधा वायु कोश में खुलती है। श्वसनिक सबसे छोटी शोषण नलिकाएँ श्वसनिकाएँ होती है जो आगे जाकर वायु कोश में खुलती है। मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है, डायाफ्राम, पसलिया, ब्लूरल मेम्ब्रेन, पेराटाइलर मेम्ब्रेन। दोस्तों याद रखिएगा, मानव शरीर का वह कौन सा रचना है जो वक्ष गुहा से उदर गुहा में खुलती है, उसका नाम है डायफ्राम। डायफ्राम एक कुंभदाकार पेशी है, झिल्ली है जो वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, शोषण के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियां संकुचित होती है तब वक्ष गुहा संकुचित हो जाता है, वक्ष गुहा फैल जाती है, फेफड़े से हवा बाहर निकलता है, इनमें कुछ नहीं होता है, वक्ष गुहा फैल जाती है, वक्ष गुहा फैल जाती है। अतः पसलियाँ पेशियाँ संकुचित होने पर पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर उठती है, इससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है और फेफड़ों में हवा प्रवेश करती है। सीरिया रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा होती है, समान रहती है, इनमें कोई नहीं। वायुमंडलीय हवा बहुत कम रहती है,
सीरिया रक्त शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन देकर लौटता है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की तुलना में बहुत कम होती है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा, रक्त के माध्यम से, गिल्स पट्टिकाओं के द्वारा, फेफड़ों द्वारा। दोस्तों, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट ये सब जो है कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा शोषण करता है। कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा अमीबा और पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय जीवों में कोई शोषण अंग नहीं होता है। इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली के माध्यम से विसरण द्वारा होता है। लिखित में श्वास नली यानी ट्रेकिया के लिए क्या सही है? यह रक्त से भरी हुई होती है, शाश्वत तथा वायु से भरी होती है, शाश्वत तथा रक्त से भरी होती है, इनमें कोई नहीं। दोस्तों याद रखिएगा, ट्रेकिया एक श्वसन अंग है, यह वायु से और शाश्वत से भरी होती है, शाश्वत तथा वायु से भरी होती है। श्वास नली एक हमेशा खुली रहने वाली वायु नली है। इसमें सी आकार की उपास्थि के छल्ले होते हैं जो इसे दबने नहीं देते हैं। इसका कार्य फेफड़ों तक वायु पहुंचाना होता है। निम्नलिखित कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? याद रखिएगा दोस्तों, नहीं है। नासिका छिद्र, श्वास नली, गिल्स, रक्त मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, नासिका, नाक से आप सांस लेते हैं, श्वास नली ऑक्सीजन जाता है। गिल्स कहाँ होता है? गिल्स मछलियों में होता है। याद रखिएगा दोस्तों, गिल्स फेफड़े, मछलियों जैसे जलीय जीवों के श्वसन अंग है। मनुष्य में श्वसन नासिका, श्वास नली, प्रकाई और फेफड़ों द्वारा होता है, इसलिए गिल्स मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खोलती है? याद रखिएगा, नासिका छिद्र कहाँ खोलती है? नासिका वेश में, प्रस्वान या प्रकोष्ठ में, ग्रासनी में, स्वर यंत्र या लैरिक्स में। दोस्तों नासिका छिद्र सीधे नासिका वेशमों में खुलती है। याद रखिएगा, नासिका वेश, बाहरी नासिका छिद्र सीधे नासिका वेश में खुलती है, यहीं से वायु आगे ग्रसनी की ओर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ।